हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और मैं हूं आपका अपना फेवरेट टीचर संदीप सर। दोस्तों, हमारा ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है एक क्रैश कोर्स के रूप में, जो कि हमें डिफरेंट एग्जाम में मदद करेगा, जैसे कि टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी, और स्पेशली ये आपको नेट के एग्जाम के लिए मदद करेगा, ठीक है। तो हमारा ये कोर्स है जो आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स, जो कि हमें डिफरेंट एग्जाम्स में मदद करेगा। ये आपको टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्जाम में मदद करने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में। जो पहला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मैंने टॉपिक्स अलग अलग एरियाज से लिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक आयरनी के बारे में। तो अब जानिए कि कॉस्मिक आयरनी होता क्या है। देखिए, कॉस्मिक आयरनी का मतलब है कि आयरनी ऑफ फेट। इसको हम आयरनी ऑफ फेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आयरनी ऑफ फेट के नाम से भी जानी जाती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो मतलब जिसमें कि फेट लीड करता है प्रोटैगनिस्ट को, कहाँ पे, फॉल्स होप पे। तो यानी कि जब किस्मत प्रोटैगनिस्ट को, हीरो को फॉल्स होप की तरफ ले जाती है, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, या आप कह सकते हो उसको मॉक करने के लिए, तो कॉस्मिक आयरनी इसको हम बोलते हैं। और इसको हम यूज करते हैं एज ए स्ट्रक्चरल डिवाइस। किसने इसको यूज किया एज ए स्ट्रक्चरल डिवाइस? तो यूज किया थॉमस हार्डी ने। याद रखिएगा, थॉमस हार्डी ने कॉस्मिक आयरनी को एज ए स्ट्रक्चरल डिवाइस यूज किया है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कॉस्मिक आयरनी जो है, जिसको आयरनी ऑफ फेट भी बोलते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो प्रोटैगनिस्ट को फॉल्स होप की तरफ ले जाता है, उसको गलत आशावादी भावना में उसको ले जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसको मॉक करती है, वो परेशान होता है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्मिक आयरनी। तो देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं मिस्ट्री नॉवेल्स। मिस्ट्री नॉवेल्स क्या होते हैं? देखिए, मिस्ट्री नॉवेल्स ये शब्द अपने में ही सब कुछ छुपाए हुए हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगी, जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल होता है जो डिटेक्टिव की तरह काम करता है, जनरली एक मर्डर के बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जनरली एक मर्डर के बारे में जहां इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स हुई हो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्री हो, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हो, उसको बोलते हैं मिस्ट्री नॉवेल, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट है फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? सबको पता है, बहुत ही कॉमन सी चीज है। फिक्शन क्या होता है? ये एक लिटरेरी नैरेटिव प्रोस और वर्स हो सकता है। तो ये प्रोस भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है, जो कि किस लिए इंटेंडेड होता है, जो कि इन्वेंटेड होता है, जो मतलब रियल नहीं होता है, जो इमेजिनरी होता है। ये किसी भी एक्चुअल इवेंट से संबंधित नहीं होता, ये एक्चुअली हैपन नहीं होता, मतलब ये सही में ऐसा हुआ नहीं होता। जैसे मोस्ट नॉवेल्स, ज्यादातर स्टोरीज, ये सारी क्या है, ज्यादातर स्टोरी सारी क्या है, हमारे फिक्शन है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि फिक्शन वो चीज होती है जो प्रोज और वर्स हो सकता है, जो इन्वेंटेड है, जो इमेजिनरी है, जो कि मतलब सत्य नहीं है, जो सच नहीं है। सो विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट एक्चुअली हैपेंड, जो एक्चुअली नहीं हुआ होता है, जो एक्चुअली नहीं हुआ होता है, ठीक है, वही क्या होता है, फिक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया क्वीट थ्योरी। तो क्वीट थ्योरी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिए। ये सारी चीजें आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट में मदद करने वाली। क्वीट थ्योरी का मतलब है ऐसा कंबाइंड एरिया ऑफ स्टडी जहां पे गे, लेस्बियन और क्रॉस ड्रेसिंग, बाइसेक्सुअलिटी, ये सारी क्रिटिकल राइटिंग्स, इन सब के बारे में मतलब सब कुछ इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे गे की स्टडीज, लेस्बियन की स्टडीज, बाइसेक्सुअलिटी की स्टडीज और क्रॉस ड्रेसिंग वाली स्टडीज, ये सारी चीजें जहाँ पे मिली होती हैं, इसी को बोलते हैं हम क्वीर थ्योरी, ठीक है। तो याद रखिए क्या क्या आता है क्वीर थ्योरी में। बाइसेक्सुअलिटी आपका आ जाता है, ठीक है, क्रॉस ड्रेसिंग आपका आ जाता है,
गे स्टडीज आपका आ जाता है, ठीक है, लेस्बियन स्टडीज आपका आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन बना के ले आऊंगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा यहीं पर क्लियर कर दूं, जिससे आपको कहीं और कुछ सोचना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल बना हुआ है ज्ञान गंगा, जो हमें डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मदद करेगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और मेरी टीचिंग का फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं। मैं एज ए गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ साइंस टीचर के रूप में। अब मैं मास्टर्स भी किया है और मैं आगे ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर से। तो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरी प्रोफाइल पर आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए मदद मिलने वाली है। चाहे आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लें संदीप कुमार नाम से, वहाँ भी मेरे 1200 स्टूडेंट्स है, 1200-1300 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर भी मुझसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, करियर के लिए गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेशन, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको पूरी हेल्प की जाएगी। देखिए नेक्स्ट टर्म आ रहा है यूफेमिज्म। क्या होता है? तो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। ये क्या है कि मतलब ऐसा एक इनऑफेंसिव वर्ड का यूज करना, इनऑफेंसिव वर्ड का यूज करना किसी एक डिसएग्रीएबल या थोड़ा सा एम्बैरसिंग वर्ड की जगह पर। मान लीजिए कोई शब्द है जो बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जो उतना उचित नहीं लग रहा है किसी सिचुएशन में, तो उसकी जगह पे किसी एक इनऑफेंसिव वर्ड का यूज करना जो थोड़ा ठीक लग रहा हो, जो थोड़ा अच्छा लग रहा हो, तो उसी को बोलते हैं हम यूफेमिज्म। जैसे देखिए क्या, जैसे फॉर डेथ, डेथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? पास अवे इंस्टेड ऑफ डाई। मान लीजिए किसी की मौत हो गई है, मान लीजिए किसी की मौत हो गई है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि अरे वो पास अवे हो गया। मतलब ये नहीं बोलते हैं भाई वो डाई हो गया, उसकी जगह हम पास अवे यूज करते हैं। पास अवे मतलब वो गुजर गया, तो सीधा नहीं बोलते अरे वो तो मर ही गया, अरे वो गुजर गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि एक ऐसे शब्द का यूज करना जो थोड़ा ठीक लगे, थोड़ा उचित लगे, उतना डिसएग्रीएबल ना लगे, इसी को बोलते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यूफेमिज्म क्या होता है, यानी कि एक इनऑफेंसिव वर्ड का यूज करना, यही होता है यूफेमिज्म, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा है फ्री वर्स। देखिए फ्री वर्स क्या होता है कि एक फ्रेंच में बोलते हैं इसको वर्स लाइबर, ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं इसको वर्स लाइबर। ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम क्या यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म वर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्री वर्स को हम ओपन फॉर्म वर्स भी बोलते हैं। इसमें कोई फिक्स रिदमिक पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी फिक्स रिदमिक पैटर्न नहीं होता है, ये किसी फीट और सिलेबल्स में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। तो कोई फिक्स रिदमिक पैटर्न नहीं होता है, नो फिक्स रिदमिक पैटर्न, और ये किसी भी फीट और सिलेबस में भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है, ठीक है। ये डिफरेंट होती है किससे? ब्लैंक वर्स से। इसमें इरेगुलर लाइन लेंथ्स भी होती हैं, ठीक है, आपको याद रखना है इसमें इरेगुलर लाइन लेंथ्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये अंतर है फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में। फ्री वर्स में क्या, इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? वर्स लाइबर। और ये ओपन फॉर्म ऑफ वर्स होता है, इसमें कोई फिक्स रिदमिक पैटर्न नहीं होता है, ये किसी फीट या सिलेबस में ऑर्गेनाइज नहीं होती, ये डिफरेंट होती है ब्लैंक वर्स से, इसमें इरेगुलर लाइन और लेंथ्स होती है। तो ये हो गया फ्री वर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मालाप्रोपिज्म। मालाप्रोपिज्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मालाप्रोपिज्म क्या है? एक अनइंटेंशनल वायलेशन होता है स्टैंडर्ड ग्रामर का, जिसमें कि एक डिफरेंट रिजेंबलिंग वर्ड का यूज किया जाता है जिससे एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये अनइंटेंशनल वायलेशन होता है, किसका वायलेशन होता है? स्टैंडर्ड ग्रामर का अनइंटेंशनल वायलेशन होता है, और जिसमें एक हम डिफरेंट रिजेंबलिंग वर्ड को यूज करते हैं जिसकी वजह से कॉमिक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक। ये टर्म पहले कहाँ से डिराइव किया गया है? मिसेस मालाप्रॉप से डिराइव किया गया है। ये रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन की कॉमेडी है द राइवल 1775 की, इसमें ये एक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है,
तो मिसेस मालाप्रॉप एक कैरेक्टर है जो रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन की कॉमेडी द राइवल में एक कैरेक्टर है, तो इन्हीं से इसका नाम निकाला गया है। तो इसमें क्या होता है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है जिससे कुछ हंसी मजाक वाला इफेक्ट बनता है, तो ये अनइंटेंशनल वायलेशन होता है और स्टैंडर्ड ग्रामर के रूल्स ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से कॉमिक इफेक्ट जनरेट, मतलब हंसी मजाक वाला कुछ इफेक्ट बनता है, कॉमिक इफेक्ट कुछ बनता है, इसी को बोलते हैं मालाप्रॉपिज्म। तो ये कहाँ से लिया गया है? कैरेक्टर है मिसेस मालाप्रॉप, एक कैरेक्टर है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन की कॉमेडी में, उनकी कॉमेडी का नाम है द राइवल, इसमें से ये कैरेक्टर लिया गया है और इन्हीं से ये टर्म निकाला गया मालाप्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और अगर कोई डाउट है भी तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी से आप क्या समझते हैं भाई? ये एक टर्म है जो किसने दिया था, पहले तो ये याद रखिए, जॉन कीट्स ने, यानी कि रोमांटिक पोएट, जो रोमांटिक पीरियड के पोएट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने ये टर्म दिया है। और किसको रिप्रेजेंट करता है? एक क्वालिटी, किसी मैन की क्वालिटी जिससे वो कैपेबल होता है अनसर्टेनिटीज में, मिस्ट्रीज में और डाउट्स में रहने के, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ठीक है, तो ये मतलब अनसर्टेनिटीज में, मिस्ट्रीज में, डाउट में, अनसर्टेनिटीज में, मिस्ट्रीज में, इन सभी चीजों में ये रह सकता है कोई पर्सन बिना किसी एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट और रीजन के, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने इंट्रोड्यूस किया? रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने इंट्रोड्यूस किया, और कोई एक क्वालिटी दिखाने के लिए जिसमें मैन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज और डाउट्स में रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है और बता रहा है इसके बारे में कि इट कैन ऑल्सो बी टेकन टू कैरेक्टराइज एन इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव वर्क, मतलब जब कोई इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव वर्क हो किसी भी ऑथर के द्वारा, जिसमें वो अपनी पर्सनल चीजों को ना लाए, यानी कि एक ऑथर के द्वारा इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव वर्क जिसमें वो अपनी पर्सनल एलिमेंट्स को ना लाए, ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, तो खुद की किसी विचारधारा को नहीं घुसा रहा है उसमें, जिसमें वो एक एस्थेटिक डिस्टेंस मेंटेन करता है और वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता कैरेक्टर्स के साथ, एक्शंस के साथ, मतलब जो वर्क ऑफ लिटरेचर है उसके कैरेक्टर और एक्शन के साथ वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है। जब वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है, उसमें एक एस्थेटिक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक एस्थेटिक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, तो इसको हम भी बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसको भी रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव वर्क जिसमें जो है ऑथर एस्थेटिक डिस्टेंस मेंटेन करे, खुद को उन कैरेक्टर्स के साथ और एक्शन के साथ इन्वॉल्व ना करे, मतलब किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर के कैरेक्टर और एक्शन के साथ खुद को इन्वॉल्व ना करे, तो ये होता है हमारा क्या, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आ रहा है पैथोस। तो पैथोस मीन्स क्या होता है? पैशंस और सफरिंग और डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस और पिटी। तो याद रखिएगा, सैडनेस और पिटी की फीलिंग, डीप फीलिंग्स ऑफ सफरिंग, सैडनेस, पिटी, इसको बोलते हैं पैथोस। और ये क्या कर सकता है कि ऐसे सीन परफॉर्मेंस को, ऐसे पैसेज को डिस्क्राइब करता है जो मतलब इस तरह की फीलिंग्स को इवोक कर सकता है, जैसे कि टेंडरनेस, पिटी या सिंपैथेटिक सॉरो फ्रॉम ऑडियंस, मतलब ऑडियंस से ऐसी फीलिंग्स को जो वर्क निकाल सके, जो वर्क ला सके, जो वर्क ऐसी फीलिंग्स को इवोक कर सके। ठीक है, जो वर्क ऐसी फीलिंग को इवोक कर सके, कैसी फीलिंग को? वही चीज है ना, टेंडरनेस, पिटी, सिंपैथेटिक सॉरो, ये सारी चीजें जब कोई वर्क ऑडियंस से निकाल सके तो हम बोल सकते हैं कि वो वर्क में पैथोस है। ठीक है, तो पैथोस वहां पे होगा जहां पे कोई वर्क ऑडियंस से टेंडरनेस, पिटी, सिंपैथेटिक सॉरो इस तरह की फीलिंग्स को इवोक कर सके, जो ऐसे पैशंस, सफरिंग हो जिसमें डीप फीलिंग हो, सैडनेस की और पिटी की जिसमें डीप फीलिंग हो, वो सारी चीजें जहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे
पैथोस है, ठीक है। तो ये हो गया पैथोस। तो उसके बाद आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर क्या होता है। भाई देखिए, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब है ऐसे वर्क्स जो मतलब जैसे ब्लैक पीपल के वर्क्स हो गए जो अफ्रीका वगैरह में होते हैं, ठीक है, ब्लैक पीपल के वर्क्स हो गए, यूनाइटेड स्टेट में जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके वर्क्स हो गए, या जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल के वर्क्स हैं, जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल के वर्क्स हैं वो, ठीक है, नॉन हेट्रोसेक्सुअल के वर्क, ब्लैक पीपल के वर्क अमेरिका में, ठीक है, ये सारे हमारे इनके कोई वर्क होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर। याद रखिएगा, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। देखिए इसके बारे में और बताया गया, जो नेटिव पीपल है अमेरिका के, एबॉरिजिनल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो हैं, दलित्स हैं, ट्राइब्स हैं, नोमैड्स हैं, इन्हीं को फोर्थ वर्ल्ड पीपल माना जाता है, ठीक है। दलित्स, ट्राइब्स, नोमैड्स, इनको हम फोर्थ वर्ल्ड पीपल मानते हैं, ठीक है ना, नोमैड्स को, ठीक। अब जैसे देखिए फोर्थ वर्ल्ड में सारे आ गए, एबॉरिजिनल्स भी आ गए आपके, दलित्स भी आ गए आपके, ठीक। अब बता रहे कि जो टर्म फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर है इसने एक नया होप दिया है, जो भी मतलब एक्सप्लॉइटेड या आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड होते हैं उनके लिए, यानी कि जो एक्सप्लॉइटेड या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड होते हैं उनके लिए इसने एक होप दिया कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपनी बातों को रखें, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ वर्ल्ड में आ जाते हैं। और जो फोर्थ वर्ल्ड किसको रेफर करता है, मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन, जितने भी मतलब ये मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ये उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो फोर्थ वर्ल्ड है वो किसके रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे कम डेवलप्ड, जिसका बहुत ही कम विकास हुआ, मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को फोर्थ वर्ल्ड दिखाता है, ठीक है। और फोर्थ वर्ल्ड जो है डिस्क्राइब करता है किसको, मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन, याद रखिएगा, मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन को डिस्क्राइब करता है, और इकोनॉमिकली डिस्टर्ब पार्ट ऑफ कंट्रीज को, जो कि थर्ड वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकली जो डिस्टर्ब पार्ट ऑफ कंट्रीज होते हैं उनको, मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन है जो, उनको, जो बहुत इकोनॉमिकली डिस्टर्ब्ड हैं उनको, ये सभी को डिफाइन करता है फोर्थ वर्ड। देखिए फोर्थ वर्ड की इतनी सारी डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दे दी, तो फोर्थ वर्ड के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं ना, तो पता लगा आपको ये नहीं पता तो वो नहीं पता है, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया फोर्थ वर्ड के बारे में पूरा। देखिए पूरा फोर्थ वर्ड समझा दिया आपको अच्छे से। और जो फोर्थ वर्ड होता है डिनोट करता है किसको, जिसकी कोई पॉलिटिकल टाइज नहीं होती, ठीक है, जिसकी कोई पॉलिटिकल टाइज नहीं होती वो फोर्थ वर्ड को डिनोट करता है। ये हंटर गैदरर लाइफस्टाइल पर बेस्ड होते हैं, याद रखिएगा, ये किस पे बेस्ड होते हैं, हंटर गैदरर लाइफस्टाइल, यानी कि जो हंटर गैदरर जो इधर कभी उधर, इनकी कोई पॉलिटिकल टाइज नहीं है, इनका कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकॉग्निशन ज्यादा नहीं है, ऐसे सारे ये हमारे किसमें आ जाते हैं, फोर्थ वर्ल्ड में आते हैं। अब बता रहा फोर्थ वर्ल्ड नेशन जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ कौन से हो सकते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग है वो होते हैं, जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी ग्लोबल इकोनॉमी में, जो अनअफेक्टेड होते हैं ग्लोबल इवेंट्स, इनका ग्लोबल इवेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये अनअफेक्टेड होते हैं ग्लोबल इवेंट से, ठीक है। तो ये सब फोर्थ वर्ल्ड है, इनकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है, इनका कोई सॉवरेन स्टेट्स नहीं होते हैं। ये देखिए इतनी सारी डेफिनेशन हमने फोर्थ वर्ल्ड की बता दी हैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, तो इंग्लिश लिटरेचर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आ रहा है स्टूडेंट्स, द टर्म फोर्थ वर्ल्ड वाज फर्स्ट, अब अच्छा ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई फोर्थ वर्ल्ड टर्म यूज किसने किया, तो मिलांडो ने यूज किया था कनाडा में। कैसे यूज किया था, एज ए रिमार्क, एक रिमार्क के रूप में इसको यूज किया था मिलांडो ने कनाडा में एज ए रिमार्क इसको यूज किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वर्ड। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से ये टॉपिक इतना अपना खत्म किया है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप मेरी प्रोफाइल पर हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं, साइंस,
और जैसे जीके जीएस बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, आपको पता लगेगा। तो आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पर 1200 स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो आप, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीचिंग का पूरा फ़ायदा लीजिए। मुझे 10 साल से टीचिंग करते हुए हो गए हैं, ठीक है। मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी पीजीटी नेट के एग्ज़ाम्स हैं या आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के लिए मैं पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं संदीप कुमार नाम से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये क्रैश कोर्स है, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ता रहेगा। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया इंग्लिश लिटरेचर का, उसी में इसको मैं डालूंगा और वहाँ से आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, जो भी डाउट हो पूछते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।